प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जाति और राजनीति में परस्पर अंतःक्रिया। रजनी कोठारी भारत में एक प्रबुद्ध राजनीतिक चिंतक हुए। उनकी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में जाति, इस पुस्तक में उन्होंने जाति और राजनीति की परस्पर अंतःक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स इंटरेक्शन। तो आज रजनी कोठारी की पुस्तक से खुद जाति और राजनीति की परस्पर अंतःक्रिया का अध्ययन करेंगे कि जाति और राजनीति की भारत में किस प्रकार की अंतःक्रिया। तो आइए रजनी कोठारी की पुस्तक पर आधारित जाति और राजनीति की परस्पर अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं। ये चित्र दिया गया है, इसमें भारत की प्राचीन वर्ण व्यवस्था का जिस तरह से ऊपर चित्र में दिखाया गया है, 4 प्रकार के वर्ण मनु द्वारा चित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ब्राह्मण दिखाया गया है, उसके बाद ये क्षत्रिय दिखाया गया है और चित्र में ये वैश्य दिखाया गया है और नीचे शूद्र अतिशूद्रों के बारे में दिखाया गया है। तो देश का ये हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, सामाजिक इतिहास है वर्ण व्यवस्था का, वो दिखाया गया है किस तरह से सामाजिक संरचना रही और समाज में और राजनीति में आपस में क्या किस प्रकार की अंतःक्रिया रही। तो रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में जाति और राजनीति की परस्पर अंतःक्रिया के बारे में बताया। जाति और राजनीति की अंतःक्रिया के रजनी कोठारी ने 3 रूप बताए हैं। पहला है जाति व्यवस्था का लौकिक स्वरूप, सेकुलर एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था का लौकिक स्वरूप क्या है? कोठारी का कहना है कि जाति प्रथा की कुछ बातों की ओर तो सबका ध्यान गया है। जैसे जाति के अंदर विवाह होता है, रीति रिवाज जाति के होते हैं, जाति के प्रथम इकाइयों को कायम रखने का प्रयत्न करना। लेकिन इस तथ्य के लोग उपेक्षा कर देते हैं कि जातियों में आपस में भी प्रतिद्वंदिता रहती है। प्रत्येक जाति अपनी प्रतिष्ठा व पद बढ़ाने का प्रयत्न करती है। एक जाति दूसरी जाति का शोषण करना चाहती है। जाति के लौकिक संगठन के 2 रूप परंपरागत थे। एक तो शासकीय रूप, जिसमें जातीय परिषद एवं गांव की पंचायत द्वारा फैसला। दूसरा स्वरूप राजनीतिक है, जिसमें जाति की आंतरिक गुटबंदी, अन्य जातियों से गठजोड़ व प्रतिद्वंदिता। यानी जातियों के अंदर भी कई तरह की गुटबंदी गठजोड़ पाए जाते हैं। एक ही विशेष प्रकार की कैटेगरी में जातियों के बीच और एक ही जाति में कई उपजातियों के बीच भी संघर्ष पाया जाता है। रजनी कोठारी कहते हैं कि पहले जाति या संप्रदाय को किसी राजा से संबंध रखना पड़ता था तथा स्थानीय मामलों का प्रबंध जाति या गांव की पंचायत करती थी। अब राजा के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जनप्रतिनिधि है और जातीय पंचायतों के स्थान पर स्थानीय एवं प्रांतीय विधानसभा है। जातीय पंचायतों का स्थान भारत जैसे देश में 73वें संविधान संशोधन के तहत नए पंचायती राज सिस्टम में अनुसूचित जातियों जनजातियों को पंचायत के, चाहे वो सरपंच का पद हो, पंच का पद हो, जिला परिषद का हो, पंचायत समिति का पद हो, चेयरमैन का हो, जिला परिषद अध्यक्ष का पद हो, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के सदस्य या इसके चेयरमैन का पद हो, सभी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी जातीय पंचायतों का स्थान अब संवैधानिक पंचायतों ने ले लिया है, जिसमें विशेष प्रकार से SC ST को आरक्षण दिया गया है। तो जाति व्यवस्था का ये एक लौकिक स्वरूप है। जाति व्यवस्था का दूसरा जो स्वरूप है वो है जाति व्यवस्था का एकीकरण। रजनी कोठारी ने जाति व्यवस्था का दूसरा रूप जाति व्यवस्था का एकीकरण बताया।
उनके अनुसार जाति प्रथा में जन्म के साथ ही समाज में अनेक प्रत्येक व्यक्ति का स्थान, व्यवसाय व आर्थिक भूमिका निश्चित हो जाती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का आपस में तथा समाज में लगाव पैदा हो जाता है। रजनी कोठारी ने स्पष्ट किया कि यद्यपि यह निष्ठा एक छोटे से समूह या जाति के प्रति होती है, तथापि इसमें बड़ी निष्ठाओं का जन्म होता है, अर्थात देश के प्रति निष्ठा उसी से उत्पन्न होती है। जाति प्रथा एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण को भी प्रभावित करती है। लोकतंत्र के अंदर शक्ति के लिए विभिन्न समूहों में प्रतिस्पर्धा रहती है। इसके कारण विभिन्न जातियां एक दूसरे से मिलकर गठबंधन करने की कोशिश करती है। यानी जाति व्यवस्था का एकीकरण जाति और राजनीति के बीच अंतःक्रिया का दूसरा स्वरूप है। इसमें व्यक्ति के स्थान, व्यवसाय व आर्थिक भूमिका जन्म के साथ निश्चित हो जाती है और निष्ठा जो है एक छोटे समूह या जाति के प्रति बताई गई है। रजनी कोठारी का ये भी कहना है कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण को भी जाति प्रभावित करती है। लोकतंत्र के अंदर विभिन्न जातियों में समूह में प्रतिस्पर्धा रहती है और जातियां जो है टकराव नहीं, एक दूसरे से मिलकर गठबंधन भी करती है, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेला एक जाति को लेकर के पार्टी चलती है तो एक अकेली जाति के वोट से वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं होता। एक विशिष्ट या आधार जाति के साथ साथ अन्य जातियों के वोटों की उस राजनीतिक दल को जरूरत होती है अगर उसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना है, सरकार बनानी है। तो जाति व्यवस्था का चैतन्य रूप भी है, कॉन्शियस एस्पेक्ट भी है। रजनी कोठारी ने अपनी इस पुस्तक में जाति व्यवस्था के चैतन्य रूप का वर्णन किया है। रजनी कोठारी का कहना है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन के कारण परिणाम स्वरूप जाति विशेष की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। यानी जातियों में चेतना आई है, राजनीतिक रूप से चेतना आई है, आर्थिक रूप से चेतना आई है, सामाजिक रूप से चेतना आई है। अब क्षत्रिय वर्ग को जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है उसके कारण देश की अनेक जातियों ने इस वर्ण का दावा किया है। देश की सो कॉल्ड समाज में पिछड़ी जातियां कही जाती है, आरक्षित जातियां कही जाती हैं, उनमें से कुछ जातियों ने अपने आप को जो है क्षत्रिय वर्ग में रखने की जो है कामना रखी है। कुछ जातियों ने ब्राह्मण पद होने का दावा किया है। वैश्य वर्ण की स्थिति इससे थोड़ी सी भिन्न है। अन्य जाति एक ओर तो किसी वर्ण से जुड़ी रहती है, दूसरी ओर वह किसी व्यवसाय, वर्ग, मत या रीति रिवाज से संबंध रखती है। यानी जाति एक वर्ण से जुड़ने के साथ साथ जाति को किसी एक व्यवसाय से जोड़ दिया गया है, जाति को किसी एक वर्ग से जोड़ दिया गया है। जैसे ब्राह्मण जाति को वैश्य को इनको उच्च वर्ग से जोड़ दिया गया है। दूसरी ओर शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट में जो है निम्न वर्ग से जोड़ दिया गया है। इसी तरह से जाति का संबंध जो है रीति रिवाज, वर्ग, मत और व्यवसाय से संबंध रहता है। जाति और राजनीति की अंतःक्रिया के रजनी कोठारी ने 3 चरण बताए, 3 स्टेजेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में अंतःक्रिया के 3 चरण बताए हैं। उन्हें पहला चरण उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम शक्ति और प्रभाव की स्पर्धा समाज की प्रतिष्ठित एवं जमी जातियों तक सीमित रही। रजनी कोठारी कहना चाहते हैं कि भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करें तो आरंभिक काल में जो शक्ति थी राजनीतिक प्रभाव था वो प्रभावशाली जातियों तक सीमित था। प्रतिष्ठित जाति वस्तुतः प्रधान जाति से अलग है। प्रधान जाति राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होने के साथ साथ गांव या क्षेत्र में संख्या में ज़्यादा होती है। हर राज्य की जनसंख्या में देखें तो एक डोमिनेंट कास्ट होती है, उस कास्ट के वोटरों की ज़्यादा होती है और प्राय सभी राजनीतिक दल जो है ऐसे वोटरों को लुभाने के लिए प्रयास करते हैं। रजनी कोठारी मानता है कि डोमिनेंट में और प्रतिष्ठित जाति में अंतर होता है। रजनी कोठारी कहते हैं कि प्रतिष्ठित जाति ऊंची और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली होने पर भी संख्या में थोड़ी होती है। वहाँ प्रतिष्ठित एवं प्रधान का अंतर स्पष्ट नहीं होता। आरंभ में शिक्षण प्रणाली का लाभ थोड़े से उच्च बुद्धिजीवी जातियों के व्यक्तियों ने लिया, इसलिए नई शिक्षा प्रणाली और उससे प्राप्त होने वाली पद प्रतिष्ठा
एक जाति या उपजाति तक ही सीमित रही। इससे दो ऊंची जातियों में प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ब्राह्मण व गैर ब्राह्मण, गुजरात में बनिया ब्राह्मण व पाटीदार, आंध्र प्रदेश में कामा व रेड्डी, राजस्थान में राजपूत, जाट व बिश्नोई, केरल में एजवा व नायर, हरियाणा में जाट और नॉन जाट। तो फर्स्ट स्टेज कहते हैं रजनी कोठारी, वो पूरी तरह से समाज की प्रतिष्ठित और जमी हुई जातियों तक जो है पावर थी। धीरे धीरे ये पावर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, इसका विकेंद्रीकरण हुआ और आज़ादी के बाद भारत का संविधान लागू हुआ तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों को विधानसभाओं, सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया। SC ST को विधानसभा और लोकसभा में सीटों में आरक्षण प्रदान किया गया। रजनी कोठारी अपने सेकंड स्टेज में कहते हैं कि जातियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के साथ साथ एक ही जाति के अंदर भी प्रतिस्पर्धा आरंभ हो जाती है। प्रत्येक गुट यह प्रयास करता है कि उसकी शक्ति में निरंतर वृद्धि हो। इसमें उन जातियों का सहारा लिया जाता है जो पहले उस क्षेत्र से बाहर थी। प्रतिद्वंदिता के कारण अनेक गुटों का जन्म होता है, यानी एक ही जाति में अनेक प्रकार के गुट हो जाते हैं। इन गुटों में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। चुनाव में समर्थन प्राप्त करने के लिए अन्य जातियों को भी राजनीतिक पद व लाभ में भागीदारी दिलाकर मिलाने का प्रयत्न किया जाता है। कभी कभी विभिन्न जातियों में प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए संगठन बनाए जाते हैं, यानी एक ही जाति में कई प्रकार के संगठन होते हैं। उस जाति के धर्मगुरु के नाम पर, उस जाति के राजनीतिक नेतृत्व के नाम पर, किसी महान पुरुष के नाम पर जो है समाज में अनेक प्रकार के संगठन पाए जाते हैं और फिर वही संगठन जो है राजनीतिक लाभ की आकांक्षा करते हैं और प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसा करने का प्रयास करती है कि किसी जाति विशेष के धर्मगुरु या जाति विशेष के नेतृत्व को लुभाने का प्रयास किया जाता है। तो ये रजनी कोठारी ने जाति और राजनीति के बीच अंतःक्रिया का दूसरा चरण जो है बताया है। जिस तरह से भारत में प्राय सभी राजनीतिक दल अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़े वर्गों के समर्थन हासिल करने के लिए इनके धर्मगुरुओं और राजनीतिक नेतृत्व का जो है जन्मदिन मनाते हैं, सम्मेलन करते हैं, किसी प्रकार के मंदिर का निर्माण करते हैं, उद्घाटन किया जाता है इनका, या कोई चेयर स्थापित की जाती है जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर, संत रविदास के नाम पर, संत कबीर के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, संत नामदेव के नाम पर। तो बहुत सारी ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनको आगे करके, जिनकी प्रदर्शनी करके समाज के इन लोगों के वोटों को हासिल करने का प्रयास किया जाता है। रजनी कोठारी तीसरे चरण में कहते हैं कि जाति और राजनीति के बीच अंतःक्रिया के तीसरे चरण में शिक्षा और नगरीकरण के कारण सामाजिक परिवर्तन हुआ है। इस चरण में राजनीतिक मूल्यों की प्रधानता में वृद्धि हुई है और सामाजिक संरचना कमजोर हुई है। पुराने पारिवारिक व वंशागत बंधन ढीले होते गए और व्यक्ति भौतिकता की ओर उन्मुख हो गया। जाति बंधन कमजोर हुए और राजनीतिक संस्थाओं का ढांचा व्यापक होने लगा। जाति का राजनीतिकरण हुआ और राजनीतिक प्रवृत्तियों ने नवीन संगठनों व नवीन निष्ठा को जन्म दिया। इस चरण में चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल अपनी ही जाति पर निर्भरता सफल नहीं होती, बल्कि अन्य जातियों का भी समर्थन प्राप्त करने के लिए अनेक गुट बनाए जाते हैं। किसी भी राजनीतिक दल की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसे सभी जातियों का समर्थन प्राप्त हो। यानी रजनी कोठारी जाति और राजनीति की अंतःक्रिया के तीसरे स्टेज में औद्योगिकरण और नगरीकरण की बात करते हैं कि जब ग्रामीण क्षेत्रों से समाज के लोग, विशेष करके अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके शहरों में निवास कर लेते हैं तो शहरों की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में काफ़ी बदलाव आते हैं। परंपरागत जो बंधन है ढीले हो जाते हैं और जाति का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। इस स्टेज में रजनी कोठारी कहते हैं कि चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल अपनी जाति पर ही निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि दूसरी जातियों का भी समर्थन प्राप्त करना पड़ता है और वही राजनीतिक दल जो है सफल हो पाता है जो सभी जातियों के वोटरों का समर्थन प्राप्त करने में सफल होता है।
रजनी कोठारी जाति और राजनीति की अंतःक्रिया का परिणाम जो है बताते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तीसरे चरण में बताते हैं कि राजनीति और जाति की अंतःक्रिया का क्या परिणाम होता है। रजनी कोठारी अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में कहते हैं कि राजनीति और जाति की अंतःक्रिया के फलस्वरूप निम्न वर्ग को ऊपर उठने का अवसर मिलता है और विभिन्न जातियों को अपने संगठन बनाने की प्रेरणा मिलती है। यानी समाज में जितनी आरक्षित जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़ी जातियाँ, इनको भी राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। छोटे छोटे राजनीतिक संगठन अपना विस्तार करते हैं और यही कारण है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के पूरे देश में लाखों संगठन बने हुए हैं। अनेक धर्मगुरुओं के नाम पर, राजनीतिक नेताओं के नाम पर, महान पुरुषों के नाम पर, क्रांतिकारियों के नाम पर, समाज के लिए अपना बलिदान करने वाले व्यक्तियों पर इस तरह के हर जाति समूह के अपने अपने संगठन है। राष्ट्रीय स्तर के संगठन है, राज्य स्तर के संगठन है, जिला लेवल के संगठन है। तो इन संगठनों की संख्या जो है लाखों में है और ये फिर जो है आगे जा कर के यही संगठन जो है राजनीतिक मोल भाव करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरे संगठनों के साथ जो है राजनीतिक समझौते करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। छोटे छोटे संगठन अपना विस्तार करते हैं और अन्य जातियों को भी अपने में समेटने की कोशिश करते हैं तथा ये राजनीतिक दलों से भी मिलकर काम करने लगते हैं। जो जाति अपना संगठन नहीं बना पाती वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा और उपद्रव का सहारा लेती है। यानी जातियां जो है अपने संगठन खड़े करती हैं जिला लेवल पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। जब भी किसी जाति समूह के हितों पर आंच आती है तो ये स्थानीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव करते हैं, नेताओं के आवासों का घेराव करते हैं, सरकार रोड जाम करते हैं, हड़तालें करते हैं ताकि सरकार जो है ऐसे जाति विशेष के प्रति नकारात्मक नीति, नकारात्मक निर्णय, नकारात्मक आदेशों को वापस लेने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो। तो रजनी कोठारी ने अपने इस तीसरे चरण में जो है जाति और राजनीति की परस्पर अंतःक्रिया के स्वरूप के परिणामों पर भी विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया है। तो आज का हमारा टॉपिक था जाति और राजनीति के बीच परस्पर किस प्रकार की अंतःक्रिया। रजनी कोठारी भारत के एक प्रमुख राजनीतिक चिंतक हुए। इंडियन पॉलिटिक्स पर उनकी बहुत गहरी पकड़ थी, इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में जाति और राजनीति की परस्पर अंतःक्रिया का वर्णन किया है, उसके लौकिक स्वरूप का वर्णन किया है, एकीकरण के स्वरूप का वर्णन किया है, चैतन्य स्वरूप का वर्णन किया है, जाति और राजनीति के परिणामों पर, अंतःक्रिया के परिणामों पर उन्होंने गहरा प्रकाश डाला है। तो आज का ये टॉपिक रजनी कोठारी से संबंधित था कि जाति और राजनीति के बीच भारत में, राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की अंतःक्रिया है। ये टॉपिक आपको कैसे लगा इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।